हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई। प्लस वन का टॉपिक है हमारे पास फ्रिक्शन। क्या है भाई? फ्रिक्शन। अब इस फ्रिक्शन को करने के लिए भाई, अब फ्रिक्शन का मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे हम कोई भी मूवमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो वो ऑटोमेटिकली जैसे हम अगर कोई भी आदमी अगर चल रहा है तो कैसे चल रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है वहां पे। क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कहने का मतलब एक अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स द अपोजिंग फोर्स। क्लियर है भाई? ठीक है। अब फ्रिक्शन को समझने के लिए अब न्यूटन के, मैं वापस अपने एक जो हमने अर्लियर वीडियोस में किया था, क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट विल कंटिन्यू इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा अनलेस और अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। हमने क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था न्यूटन के फर्स्ट लॉ में कि कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ठीक है? कब तक? जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता। अब अगर भाई ये चीज में प्रैक्टिकल अगर मैं बात करता हूँ, प्रैक्टिकल बात की अगर मैं बात करूँ कि भाई हमने कोई भी क्या किया, एक बॉल ली, बॉल को एक फर्श पे छोड़ दिया रोलिंग करने के लिए, बॉल चली जाती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम के बाद वो रुक जाती है। या फिर मैं कहूँ कि आपने क्या किया कि भाई आपने बाइसिकल ली, बाइसिकल को पेडल मारना स्टार्ट किया, पेडल जैसे ही मारते गए, ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप क्या करते हैं? उस पेडल को रोक देते हैं, तो बाइक जो आपके पास बाइसिकल है वो अपने आप ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। या फिर मैं कहूँ कि कोई भी गाड़ी है, गाड़ी का आपने इंजन ऑफ कर दिया, थोड़े टाइम के चलने के बाद वो ऑटोमेटिकली रुक जाती है। प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज अप्लाइड नहीं होती, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे अप्लाई होता है एक फ्रिक्शन। कहने का मतलब एक अपोजिंग फोर्स। कैसे भाई? कि मान लो कि आपने कोई भी, या आपके पास कोई भी गाड़ी है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट को ओ मान लेता हूं, या आपके पास कोई भी सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस पे आपके पास गाड़ी जब ये मूवमेंट कर रही है, आपके पास जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक अपोजिंग फोर्स भी अप्लाइड हो रहा है, जो कि मेरे पास क्या है? दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। क्या है भाई? एक फ्रिक्शन फोर्स है। क्लियर है? और ये फ्रिक्शन फोर्स ही क्या है? एक अपोजिंग फोर्स, दैट इज नोन एज द फ्रिक्शन। क्लियर है? अब इसी को समझने के लिए हमारे पास भाई कई टाइप के हो सकते हैं। स्लाइडिंग भी हो सकता है, रोलिंग भी हो सकता है। स्लाइडिंग की अगर मैं बात करूं कि आपने कोई ऑब्जेक्ट अगर स्लाइडिंग मोशन में लिया, स्लाइडिंग मोशन में चल रहा है, धीरे धीरे जब तक चलता रहेगा, पर एक टाइम के बाद जब वहां पे क्या होगा, वो थोड़े टाइम के बाद वो क्या रुक जाता है। या फिर रोलिंग मोशन की बात करूं कि आपके पास कोई भी रोलिंग मोशन है, जैसे मैंने बताया व्हील होता है, व्हील चलते चलते रुक जाता है, तो वो किसके कारण आता है? एक फ्रिक्शन फोर्स के कारण। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे दो व्यूज आते हैं भाई। एक आता है हमारे पास ओल्ड व्यू और एक आता है मॉडर्न व्यू फ्रिक्शन के थ्रू। क्योंकि हमारे पास पहले क्या बताया था, अब मैं बताता हूं आपके पास व्यूज थ्योरी। व्यूज थ्योरी के अकॉर्डिंग में क्या बताया? दो व्यू थ्योरी होती है। फर्स्ट बताया एक ओल्ड पैटर्न होता है जिसको ओल्ड व्यू थ्योरी बोला गया। एक सेकंड बताया दैट इज द मॉडर्न व्यू। अब दो टाइप के व्यू बताए गए। अब सबसे पहले मैं ओल्ड व्यू की बात करता हूं। ओल्ड व्यू की अगर मैं बात करूं तो ओल्ड व्यू में क्या होता है भाई? अब हमें पता है भाई, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होती है तो वहां पे जब वो चलता है तो मान लो कोई अगर स्मूथ सरफेस भी ले लिया ना, मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि कोई भी आपके पास एक जैसे मार्बल का फर्श होता है या फिर किस टाइप का फर्श होता है, तो वो एक मतलब एक स्मूथ सरफेस, वहां पे भी इरेगुलरिटीज होती है। क्या होती है भाई? इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी होती है। कहने का मतलब वहां पे भी आपके पास एक जो कंप्रेशन और डिप्रेशन बनते हैं। कहने का मतलब अगर मैं एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करूं कि आपके पास ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट मान लो ये चीज अगर यहाँ पे हो रही है, तो आपके पास जो फोर्स लग रहा है, अगर मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को तो एक्चुअल तो सारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बट मेरे पास जो एक्चुअल का जो लग रहा है ये, कहने का मतलब ये तो आपके पास आ गया क्या? कंप्रेशन। एंड ये आपके पास नीचे जो बनेगा दैट इज द ये आपके पास जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है ये क्या है? डिप्रेशंस। क्लियर है? तो ओल्ड व्यू थ्योरी में क्या बताया गया? ओल्ड व्यू थ्योरी में ये बताया गया, फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास आई वो क्या बताया कि उन्होंने कहा कि जितना बड़ा एरिया होगा, क्या होगा? जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही बड़ा आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। बट पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर वही बात मैं करूं, जैसे एरिया की अगर मैं बात करता हूं, एक तो मैं लूं भाई बाइसिकल का टायर और दूसरा लूं मैं ट्रक का टायर,
तो क्या वहां पे पॉसिबिलिटी है कि आपके पास वो तो मतलब बहुत देर बाद रुकेगा और वो बहुत जल्दी रुक जाएगा, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ फोर्स तो सबके लिए क्या है, बराबर है। बराबर का मतलब वहां पे जो हमारे पास जो एक्चुअल में जो हमारे पास होता है कि एरिया पे डिपेंड नहीं करता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कहने का मतलब जो ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो फर्स्ट जो आपके पास बताया गया दैट इज क्या, ओल्ड थ्योरी में क्या बताया कि इफ एरिया इज लार्जर, अगर वहां पे एरिया लार्जर है देन, तो क्या होगा, अब एरिया अगर लार्जर हो गया देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो लार्जर, वो भी लार्जर होगा। बट हमें क्या पता है, बट इट इज इंडिपेंडेंट, वो क्या है, ये तो इंडिपेंडेंट होता है भाई, इस पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो आपके पास ये थ्योरी जो थी वो आपके पास वहां पे ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग में कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, अब हमारे पास जो फर्स्ट बताया भाई ओल्ड व्यू में कि एरिया, हमने क्या बताया अभी कि एरिया अगर बड़ा होगा तो उसी हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स भी बड़ा होगा, बट एरिया तो इंडिपेंडेंट होता है किसका, फ्रिक्शन फोर्स पे। सेकंड, अगर मैं वहां पे क्या बताऊं भाई कि एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस एरिया कर देता हूं, क्या, एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस एरिया, तो ओल्ड व्यू थ्योरी के अकॉर्डिंग में वहां पे फ्रिक्शन जो फोर्स होता है दैट विल वेनिश, फ्रिक्शन फोर्स वेनिश, मतलब वहां पे वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये ओल्ड व्यू का था, बट ऐसा होता नहीं है। अगर एक्चुअल प्रैक्टिकल अगर हम चीज करके देखते हैं तो एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस में वहां पे क्या होता है, अब ये हम न्यू थ्योरीज में पढ़ेंगे कि एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस में अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है वो हम मॉडर्न व्यू में बताएंगे। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट गलत है जो ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग में थी कि एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस होगा, फ्रिक्शन फोर्स वेनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसी कोई सिचुएशंस नहीं होती है। अब हमारे पास आता है भाई मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू में क्या बताया, जो हमारे पास थ्योरी जो हमारे प्रैक्टिकल यूज किए गए मॉडर्न व्यू में, तो मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग में क्या बताया कि ये क्या करते हैं भाई, इट इज अराइज ऑफ, दे अराइज ऑफ मोलिकुलर फोर्स, ये क्या अराइज करते हैं, मोलिकुलर फोर्स, मोलिकुलर फोर्स बिटवीन द कॉन्टेक्ट, बिटवीन द कॉन्टेक्ट्स, जो भी अगर कोई कॉन्टेक्ट होता है दो बॉडीज के ऊपर नीचे, तो हमारे पास जो कॉन्टेक्ट होता है वो हमारे पास वहां पे मोलिकुलर फोर्स को अराइज करते हैं, मोलिकुलर फोर्स का अराइज करते हैं। ठीक है, अब इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग में फर्स्ट व्यू क्या बताया, इसमें बताया कि एरिया इज इंडिपेंडेंट, कि एरिया क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, इस पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, जो हमने फर्स्ट व्यू में बता चुका। अब मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग में, मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग में अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग में अगर मैं बात करता हूं तो भाई आपके पास अगर ये कोई सरफेस एरिया लिया तो ये आपके पास अगर ये रीजन लेता हूं, अब ये तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे ये मेरे पास जो हमें दिख रहा है, मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमारे पास, जो कहने का मतलब जो अपेरेंट जो आपके पास अपेरेंट जो आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कहने का मतलब ये कॉन्टेक्ट है, अपेरेंट कॉन्टेक्ट ये है। बट एक्चुअल में अगर मैं देखता हूं तो एक्चुअल में कॉन्टेक्ट हमारे पास क्या है, एक्चुअल में कॉन्टेक्ट हमारे पास सिर्फ ये है। ठीक है, ये तो ये जो एक्चुअल कॉन्टेक्ट्स हैं, एक्चुअल कॉन्टेक्ट। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं एरिया इंडिपेंडेंट क्यों बताया, कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि भाई अगर एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस हो गया, एरिया अगर मैं यहाँ पे ले लिया, क्योंकि कम एरिया रहेगा, कहने का मतलब अगर लेस एरिया लेता हूं तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, एक अगर दो सॉलिड्स अगर आपस में होते हैं तो एडहेसिव प्रॉपर्टी लगती है और एडहेसिव प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। एडहेसिव प्रेशर का एक्सर्ट मतलब क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, कहने का मतलब एरिया यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, इसी का मतलब यहाँ पे ये बताया कि एरिया इंडिपेंडेंट होता है, तो वहां पे एडहेसिव प्रॉपर्टी को भी, यहाँ पे एडहेसिव प्रेशर को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, कि कम एरिया रहेगा, कम एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट रहेगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। क्लियर है। सेकंड, अगर एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस एरिया की बात करता हूं, स्मूथ सरफेस एरिया अगर मेरे पास वहां पे अगर ज्यादा कम हो गया तो मेरे पास एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस एरिया हो गया, एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस, देन क्या होगा, देन वहां पे आपके पास फ्रिक्शन फोर्स रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस हो गया, कहने का मतलब कि अब वहां पे जो मेरे पास एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट डिक्रीज, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट डिक्रीज।
अब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अगर डिक्रीज हो गया, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज होगा तो आपके पास क्या बनाएगा, प्रेशर बढ़ाएगा, प्रेशर को इंक्रीज करेगा, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, आपके पास वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। अब इसी टर्म को आगे करते हुए भाई आपके पास दो बताए, एक आपके पास होता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स और एक होता है इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स। क्या बताया आपके पास, दो आपके पास टर्म हो रहा है। फर्स्ट आ गया एक्सटर्नल फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, एक्सटर्नल फ्रिक्शन ऑफ फोर्स। सेकंड आपके पास आ गया इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ फोर्स। अब एक्सटर्नल फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की बात करूं, एक्सटर्नल फ्रिक्शन ऑफ फोर्स क्या जैसे स्टेटमेंट से ही हो रहा है कि अगर वहां पे ऑब्जेक्ट अगर कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो कॉन्टेक्ट में अगर जब आते हैं तो वहां पे आपके पास क्या होता है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन की बात करूं कि अगर वहां पे उन दोनों की लेयर की अगर मैं बात करूं कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर की लेयर की, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जैसे भाई लेयर किस में आ सकती है लेयर, जैसे वाटर का एग्जांपल ले, वाटर में भी लेयर हो सकती है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंटरनल की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो सकता है, विस्कोसिटी, ठीक है ना भाई, जिसको ईटा से लिखते हैं भाई, किसे लिखते हैं, ईटा से। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन ऑफ फोर्स के वहां पे हमारे पास तीन टर्म बताई एक्सटर्नल फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की। फर्स्ट बताया आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सेकंड बताया काइनेमेटिक फ्रिक्शन, और थर्ड आपके पास बताया स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बताया, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो तीन आपके पास फ्रिक्शंस बताए एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन ऑफ फोर्स में, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेमेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन।